गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसी फिजिक्स क्लासेज। देखिए आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जिसको हिंदी में बोला जाता है परावर्तक दूरदर्शी। इससे लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की। तो अब देखिए हमें रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी। तो इस पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा जाता है कि बताइए जो परावर्तक दूरदर्शी है, परावर्तक दूरदर्शी अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में श्रेष्ठ क्यों है। और उसके बाद आपको इसकी स्ट्रक्चर पूछेगा कि ये क्या होता है, क्या करता है, कैसे करता है। तो यानी पहले जो क्वेश्चन है एग्जाम में काफी बार ये पूछा जा चुका है कि बताइए जो आपका परावर्तक दूरदर्शी है ना, वो अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में श्रेष्ठ क्यों है। अब दूसरी बात, जब हमारे पास अपवर्तक दूरदर्शी था तो हमें परावर्तक दूरदर्शी की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इससे रिलेटेड एक दो कमियों की। किसकी कमियों की बात करेंगे हम? अपवर्तक दूरदर्शी की। अर्थात हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि परावर्तक दूरदर्शी क्यों श्रेष्ठ है। तो देखिए सबसे पहले हम आज मोस्टली दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे गोलीय विपतन के बारे में, ठीक है, और दूसरी हम बात करेंगे वर्ण विपतन की। ये दोनों ही दोष आपको कहां दिखेंगे? ये दोनों ही आपको दिखेंगे अपवर्तक दूरदर्शी में। इसीलिए हम परावर्तक दूरदर्शी का उपयोग करते हैं, या परावर्तक दूरदर्शी इन दो की वजह से ही श्रेष्ठ है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं गोलीय विपतन और वर्ण विपतन है क्या। तो मैं स्टार्ट करता हूं गोलीय विपतन से। तो देखिए आपने जो पूरा चैप्टर अब तक रे ऑप्टिक्स पढ़ा है उसमें आपने जो भी लेंस लिए थे उसके बारे में आपने क्या पढ़ा था कि जो ये लेंस है वो बहुत ज्यादा थिन है, बहुत ज्यादा पतले हैं। तो उससे हमें फायदा क्या हुआ? उससे फायदा ये हुआ कि ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष हो गई। तो जो रेज आ रही है मुख्य अक्ष के जो समांतर रेज आ रही है वो कौन सी किरणें हो जाएगी? वो हो जाएगी पराअक्षीय। आपको मैंने दो प्रकार की किरणें पढ़ाई थी, एक तो पढ़ाई थी पेराअक्षीय और एक पढ़ाई थी मार्जिनल। अगर आपने पीछे के लेक्चर्स देख रखे हैं तो पेराअक्षीय का मतलब, जैसे मैं एक मिरर से आपको समझा देता हूं। जैसे ये मान लो मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल अक्ष। अब कौन सी तो पेराक्सियल होगी, कौन सी मार्जिनल होगी? तो मार्जिनल के बारे में तो मैंने क्या कहा था कि मार्जिनल को हिंदी में बोलते हैं सीमांत किरणें। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जहां इसकी सीमा का अंत हो रहा है, जहां इसकी सीमा खत्म हो रही है, वहां पे जो रेज आएगी ना, तो उसको आप क्या बोलोगे? मार्जिनल रेज। तो देखिए इस मिरर की सीमा कहां खत्म हो रही है, यहाँ पे अगर मैं नाम देना चाहूं ए और बी, तो मैं बोल सकता हूं ए और बी बिंदु पर क्या हो रही है, इस मिरर की सीमा खत्म हो रही है। सीमा खत्म होने का मतलब यहाँ इसकी साइज बंद हो रही है, यहाँ ये इतनी ही साइज का है। तो मुझे बताओ जो ये रेज है और ये रेज है, ये कौन सी रेज होगी? मार्जिनल रेज होगी। तो मार्जिनल रेज का मतलब क्या होता है कि मिरर या लेंस का जहां पे अंत होता है उसके अंतिम सिरों पर जो रेज आती है वो तो कौन सी होती है? मार्जिनल रेज। और दूसरी होती है पेराक्सियल, जिसको बोला जाता है उपाक्षीय किरणें। तो उपाक्षीय किरणें क्या होती है? ये वो किरणें होती है जो मुख्य अक्ष के नजदीक होती है, जो मुख्य अक्ष के पास है। जैसे ये मैंने आपको जो दो दो रेज दर्शाई है, ये उपाक्षीय किरणें हैं। तो उपाक्षीय का मतलब तो होता है कि जो मुख्य अक्ष के नजदीक हो वो तो उपाक्षीय होती है, और जो सीमा पर हो या मुख्य अक्ष से ज्यादा डिस्टेंस पर हो वो कौन सी रेज होती है? मार्जिनल रेज। तो अब आप जो मिरर लेते थे वो भी छोटे साइज के लेते थे, और लेंस भी है वो पतला है। पतला होने से फायदा क्या होगा कि इस पे जो भी रेज आएगी ना, वो कौन सी रेज काउंट हो जाएगी? वो हो जाएगी पेराक्सियल, और ये सभी किसी ना किसी एक ही बिंदु पर मीट करेगी, ठीक है। तो ये आपको मेरे हिसाब से उपाक्षीय और सीमांत दोनों की इन्हें समझ में आ गई होगी। सीमांत जो अंतिम सिरे पर हो और उपाक्षीय जो पास हो। और हम हमारे जो सिलेबस में है हम पेराक्सियल रेज की बात करते हैं। क्यों पेराक्सियल रेज की बात करते हैं? क्योंकि पेराक्सियल रेज फोकस पे ही मीट करेगी। अब ये नहीं है कि मार्जिनल रेज फोकस पर मीट नहीं करती, वो भी फोकस पर मिलती है बट कुछ अलग डिस्टेंस पर मिलती है। तो देखिए अभी हम इसके बारे में और ज्यादा डिटेलिंग करेंगे। तो ये थी पेराक्सियल और मार्जिनल रेज। अब अगर आपको याद आ रहा हो तो कल हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में आपने क्या देखा कि जो पहला लेंस था ना वो काफी बड़ा था। और बड़ा क्यों था ये भी मैंने बताया था, ताकि ये जो भी सन मून ग्रह से आने वाली रेज है उनको ज्यादा कलेक्ट कर पाए। तो अगर यह बड़ी साइज का है तो मुझे बताओ, मान लो कि ये इसकी क्या है? मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के पास वाली रेज तो क्या हो जाएगी? पैरेलल। बट जो दूर डिस्टेंस पर होगी उनको आप क्या बोलोगे? मार्जिनल रेज बोलोगे।
तो ये तो मार्जिनल रेज है, ये कौन सी रेज हो गई, पैराक्सियल। तो अब मुझे बताओ पैराक्सियल रेज हमेशा कहाँ मिलती है, फोकस पर मीट करेगी, जैसे मान लो इस बिंदु पर मिल रही है, तो ये किसका फोकस हो गया, पैराक्सियल का। तो मैं लिख रहा हूं एफ पी, चरणों में मैंने पी लिखा है, पी का मतलब पैराक्सियल यानी उपाक्षीय किरणें। अब मुझे बताओ जो मार्जिनल रेज होगी वो तो उससे पहले ही मीट हो जाएगी, तो ये रहा मार्जिनल रेज का फोकस। अब मुझे बताओ रेज तो पैरेलल आ रही है, किसके पैरेलल आ रही है, मुख्य एक्स के, बट देखो उनका जो फोकस है वो अलग अलग पॉइंट पर मीट हो रही है। मार्जिनल रेज पहले मीट हो रही है और पैराक्सियल रेज बाद में मीट हो रही है। तो इस समस्या को क्या बोला जाता है, गोलीय विपतन। तो गोलीय विपतन का मतलब क्या है कि अगर आपने बड़ी साइज का लेंस ले लिया तो जो सीमांत किरणें हैं और जो उपाक्षीय किरणें हैं उनका फोकस अलग अलग होगा, और इसी प्रकार की कमी को या इसी प्रकार के दोष को क्या बोला जाता है, गोलीय विपतन। तो अब मुझे बताओ गोलीय विपतन दूर करने का तरीका क्या है, तरीका क्या हो सकता है, क्या इसका उपाय है, उपाय ये है या तो इसके आपको साइज को कम करो, मतलब थिन करो, या दूसरा हम और बात करेंगे, दूसरा तरीका है यहां पर मिरर लगा दो। क्या लगा दो, मिरर लगा दो, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कैसे मिरर लगा दो, बट अभी आप फिलहाल यही ध्यान रखो कि दो तरीके से इसकी मतलब इस गोलीय विपतन को दूर किया जा सकता है। पहला तरीका तो है लेंस की साइज को कम कर दो, और दूसरा आप क्या लगा दो, मिरर लगा दो। तो गोलीय विपतन समझ में आया। गोलीय विपतन होता क्या है कि अगर आपने लेंस की साइज बड़ी ले ली तो उपाक्षीय किरणें और जो सीमांत किरणें हैं उनका फोकस अलग अलग बिंदु पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार के दोष को आप क्या बोलते हो, गोलीय विपतन। और दूर करने के तरीके क्या है, या तो आप लेंस छोटी साइज का ले लो या फिर क्या कर लो, मिरर लगा दो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ण विपतन की। नेक्स्ट टॉपिक वर्ण विपतन। अब ये वर्ण विपतन क्या होता है, देखिए वर्ण विपतन ये होता है कि लेंस पर अगर आप सनलाइट आपतित करवाओ। सनलाइट का मतलब मैंने क्या कहा था कि जब भी सनलाइट का मतलब आए तो उसमें आपको 7 कलर काउंट करने विबग्योर। सनलाइट नाम आते ही आप क्या सोचोगे कि जो लाइट आ रही है उसमें कितने कलर है, 7 कलर है। अब मुझे बताओ आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है म्यू समानुपाती 1/λ, यस और नो, पढ़ा है। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेमड़ा क्या है, वेवलेंथ, और आपको पता है रेड की जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है और वायलेट की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। तो जो म्यू होता है वो क्या कहलाता है, अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको, और ये क्या हो गई, तरंग दैर्ध्य हो गई। अर्थात जो आपका अपवर्तनांक है वो तरंग दैर्ध्य के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अपवर्तनांक का मतलब क्या है, अपवर्तन एक्चुअल में होता क्या है, अपवर्तन क्या करता है, अपवर्तन किसी लाइट को लाइट रेज को बेंड करता है, यानी प्रकाश के किरण का झुकना ही क्या कहलाता है, अपवर्तन। तो इसका मतलब अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो क्या होगा, इस लाइट जो कलर है उसकी बेंडिंग क्या होगी, कम होगी। और दूसरी बात आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है 1/r1 - 1/r2 पढ़ा है क्या, यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं म्यू समानुपाती 1/f। अब देखिए ये भी म्यू के समानुपाती है और ये भी म्यू के समानुपाती है, तो यहां से ये बोला जा सकता है म्यू समानुपाती 1/λ समानुपाती 1/f। बताओ बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही राशियों के समानुपाती है, ये भी म्यू के समानुपाती है और ये भी क्या है, म्यू के समानुपाती। यहां से लेमड़ा और फोकस दूरी क्या हो गई, एक दूसरे के समानुपाती। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जिसकी लेमड़ा मैक्सिमम है उसकी फोकस भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि दोनों क्या है, समानुपाती। और दूसरी बात जिसका लेमड़ा मिनिमम है उसका फोकस भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो और आपको मैंने अभी भी क्या बताया है कि अगर लेमड़ा का मान ज्यादा है, अगर लेमड़ा मैक्सिमम है तो म्यू का मान क्या हो जाएगा, मिनिमम। इसका मतलब जिस कलर का लेमड़ा ज्यादा है उसकी बेंडिंग सबसे कम होगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक सबसे कम होता है। और अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है कि लाइट का झुकना, तो वो सबसे कम झुकेगा। और जिसका लेमड़ा मिनिमम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, अर्थात वो सबसे ज्यादा बेंड होगा। तो अब देखिए क्रोमेटिक एब्रिविएशन यानी वर्ण विभेदन। तो यहां से देखो आपको क्या बात पता चली, यहां से आपको ये बात पता चली कि म्यू समानुपाती 1/λ समानुपाती 1/f, और दूसरी आपको क्या पता चला कि लेमड़ा समानुपाती होता है f के। अर्थात अगर लेमड़ा मैक्सिमम है तो f भी क्या होगा, मैक्सिमम।
और अगर लेमडा मिनिमम है तो एफ भी क्या होगा, मिनिमम। और इस दूसरी बात आपको क्या पता चली कि अगर लेमडा मैक्सिमम है तो म्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम। इस कंडीशन में म्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम, और इस कंडीशन में म्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो म्यू मिनिमम होने का मतलब ये सबसे कम बेंड होगा और ये सबसे ज्यादा बेंड होगा। तो देखिए लेमडा मैक्सिमम किसके लिए होता है, विब ग्योर। विब ग्योर में लेमडा मैक्सिमम का मतलब क्या है, रेड कलर। रेड कलर के लिए लेमडा क्या होता है, मैक्सिमम। तो अगर लेमडा मैक्सिमम रेड कलर के लिए है तो मुझे बताओ रेड कलर का म्यू क्या है, मिनिमम। इसका मतलब रेड कलर सबसे कम बेंड होगा, सबसे कम झुकेगा। और दूसरा जो लेमडा मिनिमम होता है वो किसके लिए होता है, वो होता है वायलेट कलर के लिए। तो उसके लिए म्यू क्या हो रहा है, मैक्सिमम। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा झुकेगा। ठीक है। तो अगर ये मैं कोई लेंस ले लेता हूं, यहां पर मैं अगर अलग अलग कलर भेज रहा हूं, मान लो ये रेड कलर है, तो रेड कलर तो क्या हो जाएगा, सबसे कम बेंड होगा। और वायलेट क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा बेंड। तो ये रहा ऑर्डर कि रेड कलर तो क्या हुआ, सबसे कम बेंड हुआ, और वायलेट कलर क्या हुआ, सबसे ज्यादा बेंड हुआ। तो अगर आप अलग अलग कलर की लाइट लेंस पर भेजोगे तो आपको उनकी बेंडिंग अलग अलग दिखेगी। इसी को बोला जाता है वर्ण विपतन। तो हमने दो प्रकार के दोष पढ़े, एक तो गोलीय विपतन। गोलीय विपतन क्या होता है कि अगर लेंस की साइज ज्यादा है तो होगा क्या, जो पेराक्सियल रेज है और जो मार्जिनल रेज है उनका फोकस अलग अलग पॉइंट पे मिलेगा। और वर्ण विपतन क्या होता है कि जब आप लेंस पर कोई सनलाइट भेजते हो तो जो अलग अलग कलर है उनकी बेंडिंग भी अलग अलग होगी। क्यों होगी, क्योंकि उनके लेमड़ा का मान अलग अलग है, और लेमड़ा के मान का अलग अलग होने से मतलब है कि उनके म्यू का मान क्या है, अलग अलग। अब इस दोष को कैसे दूर किया जा सकता है, सोचो भाई। लेंस है तो लेंस में ही तो बेंडिंग होती है। क्या आपने कभी मिरर में देखा है कि लाइट की बेंडिंग हो गई, नहीं, मिरर में किसी प्रकार की लाइट की कोई बेंडिंग नहीं होती। तो मुझे बताओ अगर मैं लेंस की जगह मिरर ले लूं तो बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत रहेगी क्या, वर्ण विपतन के बारे में नहीं रहेगी। तो इसको दूर करने का ही तरीका मिरर है, और वहां पे भी एक तरीका तो मिरर था और दूसरा क्या था, साइज को क्या कर दो, कम कर दो। तो यह था गोलीय विपतन और वर्ण विपतन। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो अब देखिए वही क्वेश्चन कि बताइए जो परावर्तक दूरदर्शी है वो अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में श्रेष्ठ क्यों है। पहला रीजन, डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर। मैं किसके बारे में बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं अपवर्तक दूरदर्शी के बारे में कि कमी परावर्तक दूरदर्शी श्रेष्ठ क्यों है या अपवर्तक दूरदर्शी की कमियां क्या है। पहला क्या है, डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर। इसका मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चर का मतलब होता है बनाना। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अपवर्तक दूरदर्शी को बनाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है भाई, जैसे क्या दिक्कत आ गई इसमें कि जो आपका अपवर्तक दूरदर्शी है उसको बनाना मुश्किल है। तो याद करो अपवर्तक दूरदर्शी में जो पहला लेंस था उसकी साइज काफी बड़ी होती थी। अब मुझे बताओ इतनी बड़ी अगर साइज है तो अब इतनी बड़ी साइज का लेंस बनाना क्या होता है, काफी मुश्किल काम होता है। इसके कंपैरिजन में अगर मैं इतनी साइज का मिरर बनाऊं तो मुझे ज्यादा आसानी होगी। क्यों आसानी होगी, क्योंकि देखो लेंस में कितनी सरफेस एज है, दो सरफेस एज है और इनके बीच आप ग्लास और भरते हो तो ये काफी भारी हो जाता है। जबकि मिरर में क्या होता है, एक ही सरफेस होता है। तो इसलिए जो परावर्तक दूरदर्शी अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में श्रेष्ठ क्यों है या अपवर्तक दूरदर्शी की पहले मैं आपको कमियां बता देता हूं। तो पहली कमी क्या है कि डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, यानी जो अपवर्तक दूरदर्शी है उसको बनाना क्या है, मुश्किल है। दूसरा क्या है, कॉस्टली। कॉस्टली का मतलब ये काफी महंगा पड़ता है, ये प्रोसीजन काफी महंगा होता है। हम पढ़ क्या रहे हैं, ध्यान रखना, हम पढ़ रहे हैं अपवर्तक दूरदर्शी की कमियां पढ़ रहे हैं। पहली कमी क्या है कि इसको बनाना मुश्किल है। दूसरी कमी क्या है कि ये महंगा है। तीसरी कमी है कि इसको मैकेनिकली एडजस्ट करना मुश्किल होता है, मैकेनिकली एडजस्टमेंट मुश्किल होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपने कभी कोई मूवीज में देखा होगा टेलीस्कोप को आप किसी स्टैंड पे रखते हो तो ये काफी क्या होता है, भारी होता है, इसलिए इसको मैकेनिकली एडजस्ट करना क्या हो जाता है, मुश्किल। चौथा रीजन क्या है, चौथा रीजन है कि गोलीय विपतन।
गोलीय विपतन अभी अभी पढ़ा है कि अगर लेंस है और अगर बड़ी साइज का है तो डेफिनेट बात है उसमें क्या होगा, गोलीय विपतन होगा। और पांचवा है वर्ण विपतन। और वर्ण विपतन भी क्यों होगा, क्योंकि लेंस है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर आप सनलाइट भेजोगे तो अलग अलग कलर की बेंडिंग क्या होगी, अलग अलग होगी। यह है अपवर्तक दूरदर्शी की कमियां। पहली कमी क्या है कि इसको बनाना मुश्किल है, दूसरी कमी ये महंगा है, तीसरी कमी इसको मैकेनिकली एडजस्ट करना मुश्किल है, चौथा गोलीय विपतन और पांचवा क्या है, वर्ण विपतन। ध्यान रखना ये क्या है, ये है अपवर्तक दूरदर्शी की कमियां। अब देखिए हम इनको दूर करते हुए बनाएंगे परावर्तक दूरदर्शी। तो देखिए परावर्तक दूरदर्शी क्या होता है और किस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर होती है, किस प्रकार इसका मैन्युफैक्चर होता है, और ये जो अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में अच्छा क्यों है। तो देखिए बात करते हैं हम सबसे पहले परावर्तक दूरदर्शी की। तो देखिए हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत कौन थी अपवर्तक दूरदर्शी में, दिक्कत क्या था, पहला लेंस, उसकी साइज क्या थी, बहुत बड़ी थी। तो हम क्या करते हैं कि उसको हटाते हैं और उसकी जगह एक अवतल दर्पण लगा देते हैं। कैसा अवतल दर्पण, परवलयाकार अवतल दर्पण, जिसको बोला जाता है M1। तो हमने क्या किया कि जहां अपवर्तक दूरदर्शी में लेंस लगा हुआ था उसकी जगह हमने क्या किया, एक परवलयाकार अवतल दर्पण लगा दिया। अब आपके मन में सवाल कि सर परवलयाकार अवतल दर्पण से होगा क्या। परवलयाकार अवतल दर्पण से हमारी दो मोस्ट जो कमियां है ना वो दूर हो जाएगी। पहली तो क्या थी, गोलीय विपतन, और दूसरी क्या थी, वर्ण विपतन। तो ये दोनों ही दूर हो जाएगी। कैसे दूर हो जाएगी, क्योंकि इसको इस प्रकार मैन्युफैक्चर किया जाता है या इसको इस प्रकार बनाया जाता है कि इसके ऊपर जो भी रेज आ रही है ना, चाहे तो सीमांत जो मार्जिनल रेज हो चाहे पेराक्सियल रेज हो, वो क्या होगी, वो सभी एक ही पॉइंट पर मीट होगी। जैसे ये मान लो इसकी मुख्य अक्ष है, अब मुख्य अक्ष के समांतर जो भी रेज आएगी ना वो सभी की सभी रेज एक ही पॉइंट पर मीट होगी। और अगर एक ही पॉइंट पर मीट होती है तो गोलीय विपतन तो गायब ही हो जाएगा। क्योंकि गोलीय विपतन था क्या कि सीमांत किरणों और उपाक्ष किरणों का अलग अलग बिंदु पर मीट होना। बट मैंने क्या कहा है कि जो परवलयाकार अवतल दर्पण होता है उसको इस प्रकार बनाया जाता है कि इसमें जो वहां से भी रेज, अगर मुख्य अक्ष के पैरेलल जो भी रेज आ रही है वो सभी रेज एक ही पॉइंट पर मीट हो रही है। इसका मतलब ये गोलीय विपतन का दोष क्या हो गया, दूर हो गया। दूसरी बात वर्ण विपतन, तो मैंने क्या कहा था भाई, जो वर्ण विपतन है वो तो लेंस में दिखता है, बट यहाँ तो क्या है, मिरर है। तो बताओ वर्ण विपतन दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो मोस्टली जो अपवर्तक दूरदर्शी की दो बड़ी कमियां थी वो ये दर्पण लगाते ही पूरी हो गई। पहली तो क्या हो गई, गोलीय विपतन। कैसे हो गई कि वहां पर क्या होता था कि सीमांत किरणें और उपाक्ष किरणें अलग अलग बिंदु पर मीट होती थी, बट यहाँ एक ही बिंदु पर मीट होती है। और दूसरी वर्ण विपतन। चलो आगे बढ़ो। तो हमने क्या किया, एक परवलयाकार अवतल दर्पण लगा दिया। ये कहीं इसकी मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा और बड़ा कर लो इसको, करना चाहो तो। अब मैं क्या करता हूं, इसके समांतर दो पैरेलल रेज भेजता हूं। और आपको पता है पैरेलल रेज की खासियत क्या होती है कि मुख्य अक्ष के जो भी समांतर प्रकाश किरणें दर्पण पर आपतित होते हैं वो हमेशा उसके फोकस से क्या हो जाती है, पास हो जाती है। बताओ इसमें कोई दिक्कत। इसको मैं बोल रहा हूं एफ ओ। एफ ओ क्यों बोला, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वहां पे लेंस होता था, यहाँ पे मिरर मान लो, इसलिए मैंने इसको क्या नाम दे दिया, एफ ओ। तो ये जो M1 है इसको बोला जाता है प्राइमरी मिरर। क्या बोला जाता है, प्राइमरी मिरर, प्राथमिक दर्पण। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा वहां पे क्या लगा होता था, एक लेंस लगा होता था। तो अब हम क्या करेंगे कि यहां पर एक मिरर लगाएंगे। कहां पे मिरर लगाएंगे, जो यहाँ पे आपको फोकस दिख रहा है ना उससे पहले एक मिरर लगाएंगे। कौन सा मिरर लगाएंगे, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का मतलब समतल दर्पण। और दूसरी बात है समतल दर्पण की खासियत क्या होगी, इसकी खासियत यह होगी कि यह मुख्य अक्ष से 45 डिग्री कोण पर झुका हुआ होगा। तो ये तो कितने 90, तो आप इसको थोड़ा सा मूव करवा दो। तो मान लो ये है आपका प्लेन मिरर। देखो ये मुख्य अक्ष के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। याद रखना ये मुख्य अक्ष के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री।
तो मैंने यहाँ पर एक मिरर लगा दिया जो मुख्य अक्ष के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का। ये कौन सा मिरर है, ये है प्लेन मिरर। आप साइड में लिख दो प्लेन मिरर, और इसको आप बोल दो M2। और दूसरी बात, ये क्या है, सेकेंडरी मिरर। पता ही चल गया होगा कि ये सेकेंडरी मिरर क्यों है। सेकेंडरी मतलब द्वितीयक मिरर। द्वितीयक क्यों है, क्योंकि जो M1 है वो तो प्राइमरी है, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी। तो आपने क्या किया कि एक प्लेन मिरर लगा दिया, वो भी मुख्य अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाते थे। अब मुझे बताओ, दूसरी चीज मुझे ये बताओ, मैंने क्या कहा था कि अगर दो लेंस है, दो मिरर है, तो पहले लेंस या पहले मिरर का जो प्रतिबिंब होता है वो दूसरे के लिए किसका काम करता है, बिंब का। तो ये किसका काम करेगा, बिंब का। और दूसरी बात, आपने प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पे क्या होगा, इमेज बनेगी। और दूसरी खासियत क्या होगी इमेज की, कि वो परपेंडिकुलर होगी। तो मान लो कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इतनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है, तो मुझे बताओ इतनी ही दूरी पर तो क्या हो जाएगी, आपकी इमेज हो जाएगी। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट यानी जितनी दूरी पर बिंब होता है उतनी दूरी पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। और खास ध्यान ये रखना है कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाए, यानी परपेंडिकुलर लंबवत होना चाहिए। तो अब आप क्या करो कि दोनों रेज को इस पॉइंट पे मिला दो। यहाँ दोनों रेज मिल रही है, एक रेज स्ट्रेट जाएगी, तो यहाँ ये दोनों कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, मीट कर जाएगी। तो हमने किया क्या, एक प्लेन मिरर रखा। तो प्लेन मिरर की खासियत क्या होती है कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पर क्या होगी, इमेज बनेगी। तो ये दोनों रेज यहाँ से, अब एक रेज ऐसे और एक रेज ऐसे, तो यहाँ आप क्या लगा लो, एक लेंस लगा लो, जिस लेंस को बोला जाता है आई पीस, यानी अभिनेत्रक लेंस। और यहाँ कहीं आपकी होती है आईज, तो यह आपकी आईज पर इसका क्या हो जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो यह है परावर्तक दूरदर्शी। तो परावर्तक दूरदर्शी में क्या होता है, एक तो प्राथमिक मिरर होता है, जो क्या होता है, परवलयाकार अवतल दर्पण होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर रेज भेजते हैं, वो रेज क्या होती है, इसके फोकस पर मीट करती है। अब इसके फोकस से पहले हम एक सेकेंडरी मिरर लगाते हैं, वो क्या होता है, प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर की खासियत क्या होती है कि जितनी दूरी पर बिंब होता है उतनी दूरी पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। तो यहाँ इसकी यहाँ कहीं इनकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब यहाँ से दोनों रेज इस पॉइंट से आप पास करवा दो, यहाँ आपने क्या लगा दिया, एक आईपीस लेंस। और ये जो लेंस होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स का मतलब ये उत्तल लेंस होता है। तो यहाँ आपको आईज पर उसकी क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी। तो यह है परावर्तक दूरदर्शी। और दूसरी बात, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है फॉर्मूले का, अगर आप याद रखना चाहो तो इसका मैग्निफिकेशन आप याद रख सकते हो, एपो अपॉन एपी। और ये किस कंडीशन में था, जब आपकी इमेज कहाँ बन रही थी, इन्फिनिटी पे। तो ये है परावर्तक दूरदर्शी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। उसमें होता क्या है, दो तो मिरर होते हैं, एक लेंस होता है। मिरर कौन कौन से, एक तो अवतल दर्पण होता है, एक समतल दर्पण होता है, और एक कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस होता है। तो यह है परावर्तक दूरदर्शी। अब देखिए इससे फायदा क्या होता है परावर्तक दूरदर्शी से। अब वही क्वेश्चन कि जो आपका परावर्तक दूरदर्शी है वो अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में श्रेष्ठ क्यों है। तो पहला, वहां पे क्या था कि इसको बनाना मुश्किल है, तो इसको बनाना आसान है। कैसे आसान है, वो ऐसे आसान है कि मुझे बताओ, आप एक बड़ी साइज का लेंस बना रहे थे ना, तो देखिए इतनी साइज का लेंस लो और इतनी साइज का मिरर लो, वो किसका निर्माण करना आसान है, मिरर का। क्यों भाई, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो लेंस में कितनी सरफेसेज है, 1 और 2, 2 सरफेसेज है, और इसके बावजूद इसके अंदर आप ग्लास और भरते हो। तो देखो ये बड़ी प्रोसीजर हो गई ना, बट यहाँ पर तो एक ही सरफेस से काम चल जाएगा, इसलिए इसका मैन्युफैक्चर करना क्या है, आसान है। दूसरी चीज हम क्या बोल रहे थे कि ये कॉस्टली होता है, होता ही है, तो ये आसान हो जाएगा, ये कम कॉस्टली होगा। क्यों, क्योंकि आप एक तो दोनों सरफेस बनाओ और उसके अंदर ग्लास भरो, और एक में केवल एक ही सरफेस बनाओ, तो ज्यादा कॉस्टली तो यही हुआ ना। क्यों, क्योंकि इसमें तो आपको 2 सरफेस लानी है, इसमें तो एक ही सरफेस से काम हो जाएगा। तो जो आपका
अपरावर्तक दूरदर्शी है वो कम कॉस्टली होता है, अर्थात कम महंगा होता है। अब तीसरा हमने क्या पढ़ा था कि इसका एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है अपवर्तक दूरदर्शी का, बट इसका एडजस्टमेंट आसान होता है, एडजस्टमेंट इजी है, मैकेनिकली एडजस्टमेंट इसका क्या है, इजी है, यानी इसको एडजस्ट करना क्या है, आसान है अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में। तो पहला तो क्या है कि इसको मैन्युफैक्चर करना बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि हमें एक ही सरफेस बनानी होती है। दूसरी ये कम कॉस्टली होता है, क्यों होता है, क्योंकि एक ही सरफेस है इसलिए। तीसरा इसका एडजस्टमेंट आसान हो जाता है। और चौथा मैंने क्या कहा था कि इसमें गोलीय विपतन नहीं होता। गोलीय विपतन क्यों नहीं होता वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें जो परवलयाकार अवतल दर्पण होता है उसको इस प्रकार बनाया जाता है कि पराक्षीय, उपाक्षीय और सीमांत किरणें सभी एक ही पॉइंट पे मीट करती है। पांचवा, इसमें वर्ण विपतन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि मैंने क्या कहा था, वर्ण विपतन कहाँ दिखता है आपको, लेंस में दिखता है, बट ये तो क्या है, मिरर है, इसीलिए। और छठवां जो रीजन है कि जो परावर्तक दूरदर्शी है वो अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि जो इससे इमेज बनेगी ना वो ज्यादा चमकदार होगी। क्या होगी, ज्यादा चमकदार होगी, यानी अधिक ब्राइट आपको इमेज दिखेगी, किसके कंपैरिजन में, अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में। तो इन 6 रीजंस की वजह से जो आपका परावर्तक दूरदर्शी है वो अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में श्रेष्ठ है। एक बार रिपीट कर देता हूं, इसका मैन्युफैक्चर आसान है, ये कम कॉस्टली है, एडजस्टमेंट इजी है, इसमें गोलीय विपतन नहीं होता, ना ही वर्ण विपतन होता है, और जो आपकी इमेज बनेगी वो ज्यादा क्या होगी, ब्राइट होगी, चमकदार होगी। ये थी आपकी रे ऑप्टिक्स। आज इसी लेक्चर के साथ आपकी रे ऑप्टिक्स खत्म हो रही है। ये वैसे देखा जाए तो 12th क्लास का सबसे लेंथी चैप्टर है जो आज पूरा हो चुका है। और अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।